हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे एवल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसे हम डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है ये आप सब जानते होंगे। कॉम्बिनेशन जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस जो एक जैसा काम करते हैं वो कंबाइन होते हैं, हम उसे ही कॉम्बिनेशन कहते हैं। जो एक साथ मिलकर एक रेट फिक्स करते हैं, एक साथ डिसीजंस लेते हैं, जिनका वर्क एक जैसा होता है, वो सब कंबाइन होते हैं सिर्फ इसलिए ताकि कंपटीशन को वो डिक्रीज कर सके। जैसे कि जो कंपटीशन जो उनके बीच में है, उसको हटा सके, उसको एलिमिनेट कर सके। और ये सब चीजें भी करते हैं और फिर एक रेट डिसाइड करते हैं कि कितना जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या रेट फिक्स रहेगा। ये सब कुछ वो कंबाइन होकर करते हैं। ठीक है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन में ये सब चीजें होती हैं, पर इसके होने से क्या डिसएडवांटेज होता है ये हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अगर होती है तो उसका डिसएडवांटेज भी वो होता है। उसी तरह से यहाँ पे एवल्स ऑफ कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज को। तो पहला टॉपिक है इनएफिशिएंसी। इफिशियंसी तो हम जानते ही है कि जब हम कोई काम करते हैं जिसमें वेस्टेज नहीं होता है, प्रॉपर वर्क होता है, टाइमली वर्क होता है, कोई वेस्टेज नहीं होता है, सब कुछ हम अच्छे से कर रहे होते हैं, उसे हम इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी पर इस कॉम्बिनेशन की वजह से इनएफिशिएंसी क्यों हो रहा है, अब चलिए जानते हैं। A large combine may become so big that law of diminishing returns may rob it of efficiency। मतलब कि जब हम लार्ज कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारे बिजनेस जब एक साथ मिलेंगे तो वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और उसकी वजह से इनएफिशिएंसी तो आएगी, क्योंकि हम जो अकेले में काम करते हैं उसमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ध्यान देते हैं। बट जब हम पूरे कॉम्बिनेशन में होते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन जो जनरली होते हैं बाई नेचर, कि कंफ्यूजन हो सकता है कि हाँ उसने देख लिया होगा या कुछ ऐसा, या फिर वो डील कर लेगा, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी हो सकती है। तो वही ये कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग होता है रिटर्न में। जो डायमेंशन रिटर्न की डायमेंशनिंग रेट होती है क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, एंड इनएफिशिएंसी में ऑल्सो बी generated by rigidity and inflexibility which creep into a large organization। अब जब हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन में हम रिजिड हो जा रहे हैं। रिजिड मतलब कि हमने जो रेट फिक्स कर लिया वो फिक्स कर लिया। अब जैसे क्या होगा, हम भले दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों मतलब कस्टमर के लिए, हम ये कहते हैं कि हम दो चार बिजनेसेस हैं जो एक साथ मिलके कंबाइन होके काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि हम सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं इसलिए हमारा रेट भी सेम होगा, तो हम एक रेट सेम फिक्स कर देते हैं। अब इस रेट सेम फिक्स करने की वजह से क्या होता है, रिजिडिटी आती है, और इसकी वजह से हमारा रिटर्न भी तो कर सकता है। अगर कस्टमर मान लो हमने रेट फिक्स कर दिया कि हाँ हम ये इस रेट पे ही अपना प्रोडक्ट क्या है सेल करेंगे, तो इसकी वजह से इस रिजिडिटी की वजह से इन फ्लेक्सिबिलिटी जो चेंज नहीं हो सकता है, हमने ये मान लिया कि इसी पे हम वर्क करेंगे, तो हम सबको इसी पे वर्क करना है। तो अगर ये चीजें चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो नेचर है इन्वायरमेंट नेचर, बिजनेस इन्वायरमेंट नेचर जो है वो क्या है, डायनेमिक है, चेंजेबल है, हमेशा चेंज होता रहता है। वहां पे इन फ्लेक्सिबिलिटी वर्क नहीं कर सकती। मतलब अगर हम सोचे कि हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा। उसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस फेस कर सकते हैं। इसलिए हमें लॉस फेस ना करना पड़े, इसलिए हमें डायनेमिक नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। पर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन की वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी ला देते हैं, मतलब चेंजेस नहीं करते हैं, और क्या बोलते हैं रिजिडिटी होती है, कुछ भी मतलब फिक्स कर रखा है तो वो फिक्स है, तो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस भी देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, सेम मोनोपोली ब्राउट about by registration of output or fixation of costs may become subject to inefficiency। और इसी की वजह से इनएफिशिएंसी हो रही है, इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, रिजिडिटी की वजह से क्या हमको देखना पड़ रहा है, इनएफिशिएंसी। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कंज्यूमर को, क्यों, कैसे, जैसे मान लो हमने रेट तो फिक्स कर दिया कि 30 रुपीज है कोई भी प्रोडक्ट का, मान लो कोई प्रोडक्ट है उसका रेट हमने फिक्स कर दिया 30। ठीक है, अब
कहीं भी वो कस्टमर को मान लो वो 30 रुपीज पे नहीं कर पा रहे हैं और हम चाहते तो इसका 28 भी कर सकते थे, लेकिन हम कॉम्बिनेशन में है तो हम एक रेट फिक्स कर चुके हैं कि हम 28 है तो 28, 30 है तो 30 पे ही सेल करेंगे। जबकि अगर हम चाहें तो कोई भी एक इंसान अगर चाहे तो उसमें 28 सेल कर सकता है, पर एज अ मोनोपोली रेट हमने ये फिक्स कर रखा है कि हम क्या करेंगे कि इसको 30 पे ही सेल करेंगे। ठीक है, तो अब हम 30 पे सेल करें और बाई चांस अगर कोई कस्टमर एबल नहीं है खरीद पाने में, तो इसकी वजह से हमारा सेल्स रेट घट रहा है ना, क्योंकि हमने एक मोनोपोली रेट फिक्स कर रखा है कि हम इतने पे ही सेल करेंगे। तो इसकी वजह से हम कस्टमर का भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि अब कस्टमर नहीं भी खरीद पाने वाला होगा, फिर भी उसे 30 में ही खरीदना है, क्योंकि हम एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कस्टमर का। हमने एक रेट फिक्स कर रखा है, कस्टमर की मजबूरी है कि वो उसी रेट पे परचेस करेगा, क्योंकि वो किसी भी शॉप पे जाएगा तो उसको वही रेट मिलेगा। तो वो उसकी मजबूरी है कि उसको वो चीजें उसी रेट पे खरीदनी है, चाहे कोई भी रेट हो। ठीक है, तो यही है। When the combination is formed for increasing profit by charging monopolistic prices, जब हम सब कंबाइन होंगे ये सोचते हैं कि हम एक साथ कंबाइन होंगे, मोनोपोलिस्टिक प्राइस लाएंगे, मोनोपोली प्राइस लाएंगे, मतलब एक सिंगल प्राइस डिसाइड कर लेंगे कि हम भी 30 में सेल करेंगे, तुम भी 30 में करो, तुम भी 30 में करो, मतलब हम सब एक ही रेट में कोई भी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। तो हमने एक रेट फिक्स कर दिया, किस लिए? ताकि अगर अगर मान लो ये 28 का एक आदमी बेचता, तो दूसरा आदमी का 30 का बेच रहा है, तो 4 आदमी को तो लॉस होने वाला है ना। तो इसकी वजह से किसी को लॉस ना हो और सबको प्रॉफिट हो, इसकी वजह से हमने एक रेट फिक्स किया। पर उस रेट फिक्स करने की वजह से क्या हुआ? इनवर्बली हाई, इट इज सेड टू बी कंस्पिरेसी अगेंस्ट कंज्यूमर। ये कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो गया। कैसे? क्योंकि अगर हम चाहते 28 पे बेचते पर हमने 30 का रख दिया, अब 30 का खरीदना पड़ेगा क्योंकि सारे शॉप्स क्या कर रहे हैं, 30 पे ही सेल कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं कंज्यूमर का, जो डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सप्लायर। अब सप्लायर का कैसे कर रहे हैं? द एडवांटेज ऑफ बल्क बाइंग एट अ लो प्राइस दैट रिजल्ट टू द मोनोपोलिस्टिक will prove damaging to the poor and unorganized producer of primary product or a raw material। अब जैसे कि मान लो हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग करना है या रॉ मटेरियल खरीदना है, तो हम बल्क में जाके लेके आएंगे, क्योंकि हम सब बिजनेस एक साथ कर रहे हैं। तो हम किसी भी जाके किसी भी जगह से बल्क में अपना रॉ मटेरियल लेके आते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? जो पुअर है या अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, जो रॉ मटेरियल छोटे छोटे स्लॉट्स में बनाते थे, हम उनसे परचेज नहीं कर रहे हैं। और अगर उनसे परचेज करेंगे तो हम उनसे बार्गेनिंग करने लगेंगे कि नहीं, मुझे इतना में चाहिए, इतना सारा सामान हमको लेना है। तो हम बार्गेनिंग करके उनके प्रॉफिट को लॉस में डालेंगे, और इस तरह से हम सप्लायर का भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम बल्क में खरीद रहे हैं, लो प्राइस चाहिए हमें, और सारे सारे जितने भी खरीदने वाले कंज्यूमर है वो सब एक साथ मिल चुके हैं, एक साथ कंबाइन हो चुके हैं और बल्क में जाके लो प्राइस पे खरीदते हैं। और जो छोटे छोटे वो थे, सेलर थे, जो छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस थी, वो क्या कर रही है? उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम ले भी रहे हैं तो उनसे क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे, उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसको बार्गेनिंग करेंगे और वो हमें लो प्राइस में दें। इस तरह से हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं सप्लायर का, और यही था डिसएडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक्स देखेंगे हम। सो थैंक यू।